एनपीओ, अगर कोई कंपनी कोई ऐसे मकसद के लिए बनी हो जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो, हम देख रहे हैं उनके अकाउंट्स कैसे बनेंगे, उनके अकाउंट कैसे बनेंगे। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स हम देखें, हमें पता है, आप लोग सुनते रहते हैं, एनजीओ, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्रस्ट, ये कुछ एग्जांपल हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि उनका मकसद क्या है, टू सर्व द सोसाइटी। अब ये जितने भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब ये आपने सुने हुए एनजीओ, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, कोई भी एनजीओ बनती है उसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सोशल, एजुकेशन, रिलीजियस, चैरिटेबल, हेल्थ, डिफरेंट उनके मकसद हो सकते हैं। ये हम सुनते रहते हैं, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोसाइटी की सर्विस करते हैं, इन डिफरेंट मकासद में सोसाइटी को वो सर्व कर रहे होते हैं। अब ये जो एनपीओ रजिस्टर होती हैं, डिफरेंट लॉज हैं जिसके अंदर रजिस्टर होती हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, जैसे ट्रस्ट एक्ट है, सोसाइटीज एक्ट है, सोसाइटीज रेगुलेशन है, डिफरेंट लॉ हैं जिसके अगेंस्ट ये रजिस्टर होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इनके क्या होने हैं, अकाउंट्स बनने, इनके अकाउंट्स बनने हैं, और उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। अब एनपीओ की अगर हम बात करें, अकाउंट्स बनने जिसको हम कह रहे होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि एनपीओ के अकाउंट्स हैं। अगर इसकी हम सेग्रीगेशन करें एनपीओ की, एक वो है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और इस पे एनपीओ पे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड लगते हैं। ये सिंपल है, सिंपल एनपीओ बनती है इसकी। इनके लिए भी सजेस्टेड यही होता है कि आप स्टैंडर्ड से अपने अकाउंट्स बनाएं, आप स्टैंडर्ड से अपने अकाउंट बनाएं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि व्हाट इज एनपीओ, एनपीओ क्या है, किस तरह की एग्जांपल्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम उनकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, प्लस एनपीओ जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उससे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना है, और बाकी जो है हमने क्या करनी है, उस पर हमने सिंपल एनपीओ बनाना है। ओके, यहाँ तक सवाल भाई? जी माइक सबके ओपन है ऑलमोस्ट, किसी का कुछ सवाल? अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम पहले एक हेडिंग बनाते हैं, नॉर्मल कंपनीज, फिर हम आ जाएंगे एनपीओ के ऊपर। नॉर्मल कंपनी में कैश अकाउंट बनता है, नॉर्मल कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये बन रहे हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि यार हमने एनपीओ में अकाउंट्स बनाने हैं, तो 100% सेम
एक कैश अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे कैश का टी अकाउंट है, एग्जैक्टली वही बनेगा, बट उसका नाम क्या होगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे भी बनाएंगे, यहाँ पे इसका नाम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट का बैलेंस शीट ही है, कैश फ्लो का कैश फ्लो ही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। तो हम यहाँ पे अगर देखें सिर्फ नाम, चेंजेस इन इक्विटी का नाम चेंज है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का चेंज है, प्लस कैश का अकाउंट चेंज। इट मींस 5 स्टेटमेंट्स हैं, 5 में 2 का नाम सेम है, 2 के अलावा जो कैश अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और चेंजेस इन इक्विटी है, इनका नाम डिफरेंट। अब मजीद डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं। कैश अकाउंट जी 100% सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब मैं एनपीओ में बनाऊंगा, यहाँ पे आपको पता है प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉस का, क्योंकि बिजनेस तो है नहीं। यहाँ पे इसके लिए वर्ड यूज होगा सरप्लस एंड डेफिसिट। अब मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, पहले मैं एनपीओ नेम्स की बात कर रहा था, अब एनपीओ के डिफरेंस, ताकि मुझे एक तो ये तो पता लग जाए कि मैंने कौन से स्टेटमेंट बनाने हैं, क्या करना। अब जैसे ये सरप्लस या डेफिसिट, तो कैश फ्लो भी सरप्लस या डेफिसिट से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉर्मल कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्ट होता था। यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे सरप्लस या डेफिसिट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ये इस्तेमाल हो रहा हो। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, हमारे पास दोनों जगह पे एसेट एंड लायबिलिटीज तो सेम है। वहां पे जो इक्विटी एंड रिजर्व था, यहाँ पे आ जाएंगे फंड्स। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने पहले भी टॉपिक्स में बताया हुआ है कि जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, इसमें एक तरफ एसेट्स हैं, एक तरफ लायबिलिटीज हैं, इक्विटी एंड रिजर्व्स, इसमें शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम, इस तरह की चीजें आती हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये क्लोजिंग बैलेंस है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। अब जैसे नॉर्मल कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो क्लोजिंग बैलेंस आते हैं बैलेंस शीट में आते हैं, इट मीन यहाँ पे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड रिजर्व्स की जगह पे फंड्स हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के फंड्स आ जाएंगे। पर आपने बैलेंस शीट में देखा हुआ है एक और चीज कि प्रॉफिट या लॉस रिटेन्ड नहीं होता है। यहाँ पे भी ऐसा होगा, सरप्लस या डेफिसिट फंड में आ जाएगा। ये हमारे सामने डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स के नेम्स का डिफरेंस है। फिर हर स्टेटमेंट में क्या चीज कहते हैं। अभी भी अगर हम बात कर लें, डिफरेंस की बात कर लें, टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका डिफरेंस है। जैसे टर्मिनोलॉजीज के लिए नेम कर लें, कैश अकाउंट को रिसीट एंड पेमेंट करें, बाकी सेम है। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कहते हैं, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट है। फिर कैश फ्लो नॉर्मली
प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट होती है, यहाँ पे सरप्लस डेफिसिट से स्टार्ट होगी। चेंजेस इन इक्विटी में डिफरेंट तरह के फंड्स आ जाएंगे, उन्हीं का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आ जाएगा। जैसे वहां पे क्या होता था, इक्विटी एंड रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस उठ के रिटेन अर्निंग में आता था, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट उठ के फंड्स में आ जाएगा। तो ये टोटल अगर मिलाएं तो ये नेम्स के टर्मिनोलॉजीज के डिफरेंस है जिसको हमने डिस्कस किया। जी भाई, जी भाई कुछ सवाल? हेलो, सवाल है जी कोई? और कोई जाग रहा है? नो सर, कोई सवाल नहीं है। ओके, सर ये जो अभी आपने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस से रिटेन अर्निंग में जाएगा, इसके आगे आपने क्या लिखा है? बच्चे जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस रिटेन अर्निंग में यस जाता है, सर। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट बना रहे हैं। यस सर। और वहां पे रिटेन अर्निंग होता है, यहाँ पे रिटेन अर्निंग की बजाय फंड्स है, तो सरप्लस या डेफिसिट यस। फंड्स में चला जाएगा। ओके सर, यस सर, ठीक है। अब वन बाय वन हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर आप गौर करें ऊपर क्या था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे कैश बनता है, हर तरह की जो रिसीट्स होती हैं इस तरफ आती हैं, हर तरह की पेमेंट्स इस तरफ आती हैं। अब कोई भी बिजनेस हो, उनकी अपनी तरह की रिसीट्स एंड पेमेंट्स हो सकती हैं, तो ये तो 100% सेम है नाम की। जैसे नॉर्मल हम कैश अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, 100% सेम है कि आपके पास पैसे कैसे कैसे आए, किस किसने दिए, कितने दिए, कहाँ कहाँ पे पैसे आपके लगे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 100% सेम है। अब एक तरीका तो ये है कि इसका हम टी अकाउंट बनाते हैं, दूसरा तरीका क्या है, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम फॉर द ईयर, और रिसीट्स, यहाँ पे सारी रिसीट्स आ जाएंगी, पेमेंट्स, यहाँ पे सारी पेमेंट आ जाएंगी, बैलेंस आ जाएंगे। यानी कि हम इस रिसीट एंड पेमेंट को सिंपल, जो ये रिसीट साइज है तो यहाँ पे आ गई, ये पेमेंट साइज यहाँ पे आ गई, उसी तरीके से टी अकाउंट को उठा के मैंने सीधा करके लिख दिया। आप इस टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के। अब देखना, एनपीओ है, उसको कंट्रीब्यूशन आएंगे, फंड्स आएंगे, कोई जमीन दे जाएगा, देखिए पहले तो उसको पैसे आएंगे, कोई जमीन दे जाएगा, कोई एसेट दे जाएगा। अब ये इस तरह की जब चीजें कुछ भी वो दे जाते हैं, जब हम इसको सेव करते हैं तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है, कैश एंड बैंक में कंट्रीब्यूशन डोनेशन सारी आ गई। अब बहुत सारे यूटिलिटीज के खर्चे हैं, जैसे पीटीसीएल है, जैसे इंटरनेट है, जैसे पानी है, जैसे बिजली है, इसके अलावा सैलरीज हैं, एंड प्लस कोई भी मिसलेनियस किस्म के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ये टी अकाउंट बना लें, इस तरफ रिसीट, इस तरफ पेमेंट, और बैलेंस एक फिगर आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बना लिया जाए, सारी रिसीट्स ऊपर और पेमेंट्स नीचे, तो एक स्टेटमेंट फॉर्म बन जाएगी। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है एनपीओ में। इसमें और नॉर्मल अकाउंटिंग में, नॉर्मल अकाउंटिंग के कैश अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कैश अकाउंट का नेम चेंज है रिसीट एंड पेमेंट के नाम से। जी, कोई इतराज?
जी भाई, कोई इतराज, कोई सवाल? कैश अकाउंट पहली स्टेटमेंट हमने डिस्कस की है, इसमें किसी को कोई इतराज? हेलो, नो सर। पहली स्टेटमेंट हमने एनपीयू में बनाना सीखी है, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर, दैट इज कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कंपनी का नेम, स्टेटमेंट का नेम, for the year ended rupees and 1000 million. The only difference सरप्लस या डेफिसिट से ये स्टार्ट होगा, बाकी 100% सेम है। अब 100% सेम से क्या मुराद? फाइनेंसिंग, जैसे वहां पे पैसे इकट्ठे करते हैं, यहाँ पे भी इनके भी किसी ना किसी तरीके से पैसे इकट्ठे हो रहेंगे, डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, लाइफ मेंबरशिप फी से, इन्वेस्टिंग। इन्होंने भी जाहिर सी बात है जिस चीज को ये ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए मल्टीपल एसेट्स चाहिए, तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जिसमें रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इनका रेवेन्यू फंड्स वगैरह, फंड चंदा इस हिसाब से पूरा होता है। इट मीन्स इसमें सवाए इस चेंज के कि किस चीज से स्टार्ट होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, 100% सेम है। जैसे हमने कैश फ्लो को पढ़ना सीखा है, बनाना सीखा हुआ है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे बनेगी। तो अगर आप गौर करें, हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़ ली हैं, एक रिसीट एंड पेमेंट, एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और ये दोनों आपको आती हैं, ये आपने जो नॉर्मल अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, 100% की 100% वही है। जी भाई, हेलो, जी सर, ठीक है, बिल्कुल समझ आ रही है। ओके, देन हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, नेम चेंज है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जैसे वहां पे हमारे पास होता है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, यहाँ पे भी लेट्स से 4 तरह के फंड है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो नेम का है, नेम चेंज है। दूसरा, इनकी जगह पे कुछ भी हो, 4 चीजें हैं, ब्रॉट डाउन, चीजें प्लस माइनस होंगी, कैरेट डाउन, और ये आपको पता चला जाएगा बैलेंस शीट में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी 100% सेम है, नाम डिफरेंट है, प्लस जो हेडिंग्स हैं वो डिफरेंट है। वहां पे शेयर कैपिटल प्रीमियम आता है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के फंड्स आ रहे होंगे। जी भाई, चेंजेस इन इक्विटी, हाँ जी। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ पे इसने बनना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जी, 3 स्टेटमेंट्स में कोई कंफ्यूजन? नो सर, ठीक है, चलेंगे।
जी अब आवाज आ रही है वापस? मैं कंपनी का नाम लिखता हूँ, स्टेटमेंट का नाम लिखता हूँ, फॉर द ईयर एंडेड ₹1000 मिलियन। यहाँ पे मल्टीपल टाइप की इनकम्स आ जाएंगी, मल्टीपल टाइप के एक्सपेंसेस, सरप्लस या डेफिसिट। नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में भी हम यही करते हैं, सारे इनकम लिख लेते हैं, फिर उसमें से सारे एक्सपेंस लेस करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। यहाँ हर तरह के इनकम हम लिखेंगे, हर तरह का एक्सपेंस लेस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनकम या एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर तो मेरे पास टोटल का कॉलम है, सिर्फ ये कॉलम है, ओके, इसका मतलब है एनपीओ डेफरल मेथड पे सिंगल कॉलम, कोई सेग्रीगेशन नहीं। बट अगर इसको मैं कर दूं फंड वाइज, ए बी सी डी, जो ए की इनकम है, बी की, सी की, डी की, बेसिकली क्या हुआ, फंड वाइज हो गई। एक तरीका तो ये कि मैं आराम से जाऊं, फंड ए की इनकम स्टेटमेंट बना लूं, कंपनी नेम, स्टेटमेंट का नेम, फॉर द इनकम एक्सपेंस सरप्लस डेफिसिट सिर्फ ए की बना लूं, बी की अलग बना लूं, सी की अलग बना लूं, डी की अलग बना लूं। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, जितने फंड्स हैं ए बी सी डी, मैं हर फंड के हिसाब से इनकम या एक्सपेंस की बना दूं। अगर तो ये फंड वाइज है, इसको कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। ये पता होना चाहिए, टेस्ट हो ना हो ये आपको पता होना चाहिए। जी भाई। यस सर। सर जरा डेफिल मेथड का दोबारा बता दें। देखिए जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ, हमेशा मेरे पास एक कॉलम में बैलेंस होते हैं, वो डेफिल मेथड कह लें उसको, सिंपल एमपी कह लें, यानी कि इसमें कोई फंड वाइज सेग्रीगेशन नहीं है। अगर फंड वाइज मैं इनकम स्टेटमेंट बना देता हूँ, इसको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। फंड वाइज ना हो, सिर्फ और सिर्फ टोटल का कॉलम हो, कोई फंड की सेग्रीगेशन नहीं है, तो ये डेफिल मेथड हो जाएगा। ठीक है सर। इसी तरीके से बैलेंस शीट बननी है, मेरे पास कंपनी का नेम, स्टेटमेंट एज एट ₹1000 मिलियन, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इक्विटी एंड रिजर्व्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और इसके अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। अब चूंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एनपीओ बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएंगे फंड्स। एग्जैक्टली अगर मैं ए बी सी डी फंड वाइज कर लूं या टोटल कर लूं, या तो मैं टोटल कर लूं, सिर्फ एक कॉलम, सिंगल कॉलम, ये वाला डेफिल मेथड सिंपल एमपीओ, जिसमें फंड वाइज नहीं है। अगर ये बैलेंस शीट फंड वाइज है, रिस्ट्रिक्टेड
फंड मेथड, क्यों? क्योंकि ये फंड वाइज कि फलाने फंड के कितने एसेट हैं, फलाने फंड की कितनी लाइबिलिटीज हैं, फलाने फंड का कितना ओपनिंग बैलेंस। अगर आप नटशेल देखो, नटशेल अगर आप देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश फ्लो, statement of changes in net asset, income and expenditure, balance sheet. Same as cash account, just इसका नाम changes. सेम है जी, सेम है, जस्ट उससे बात करना, ठीक है? कहना उसको यार ये प्राइवेसी होती है, या तुम वो कपड़ ले लो, ये वाली बड़ी वाली। हाँ, अगर मैं ये ना कह माने रही हूँ, फिर सामान उठा के सब क्या बंदे जो है सामान यार मैंने अलमारी है, अगर ज्यादा वो कहेगी उसको बोलोगे भाई जितनी चीजें मैंने ही बंद कर दिया, तुमने तो नहीं करना था। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जस्ट देखें, हेड जो भी हो, कोई भी हेड हो, शेयर कैपिटल हो, एक फंड हो, ओपनिंग बैलेंस लेकर कैरी डाउन तक जाना कोई मसला नहीं है, मेथोडोलॉजी सेम है। यहाँ पे टोटल कॉलम वाला सेम है। जब हम मल्टीपल कॉलम करेंगे इनके फंड वाइज, इसको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। बाकी ये जो है डेफरल मेथड, और मजे की बात, ये जो तीनों हैं, डेफरल मेथड हो, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड हो, इन्होंने एक ही तरह बनना है। रिसीट एंड पेमेंट, कैश फ्लो, चेंजेस इन नेट एसेट, एक ही तरीके से बनना है। रिसीट एंड पेमेंट का नाम चेंज है सिर्फ, चेंजेस इन नेट एसेट का नाम चेंज है सिर्फ, कैश फ्लो सेम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टोटल कॉलम वैसे बनता है, बैलेंस शीट में टोटल कॉलम वाला वैसे बनता है। डिफरेंस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जब आप क्या करोगे, मल्टी कॉलम बनाओगे, ये हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड फंड में। इसका मतलब है सिंपल और रिस्ट्रिक्टेड में, सिंपल कर लें इसको, डेफरल मेथड कर लें, सिंपल एनक्यू या डेफरल मेथड एनक्यू में, और रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का है। अगर आप सिंगल कॉलम बनाते हो, सिर्फ कोई सेग्रीगेशन नहीं, तो ये क्या बन जाता है, डेफरल। मल्टी कॉलम बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है, रिस्ट्रिक्टेड फंड। और मल्टी कॉलम क्या है, जितने फंड्स हैं उस फंड के हिसाब से। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया क्रक्स किसका, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जाहिर सी बात है उसके उस फंड के कितने एसेट हैं, करंट नॉन करंट, कितने बैलेंस हैं, कितने करंट नॉन करंट लायबिलिटी है, इस तरीके से हर फंड का बना रहे होंगे। अगर आप सिर्फ टोटल बना रहे हैं तो सिंपल एंड डेफरल मेथड है, फंड वाइज कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्टेड फंड। इट मींस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड फंड है, बाकी तो डेफरल मेथड हो या रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड हो, रिसीट एंड पेमेंट, कैश फ्लो और चेंजेस इन नेट, चेंजेस इन नेट एसेट बिल्कुल सेम बन रहा हो।
जी भाई, जी दोस्तों की समझ आया? हेलो, नींद आ गई, नहीं तो लेट लेना मुझे। देखा ये कि बहुत शुक्रिया। जी भाई, सिंपल इनके डेफरल मेथड और रेस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, क्या कोई आइडिया हुआ? यस अब सवाल ये है, ये जो हम रेस्ट्रिक्टेड फंड मेथड कह रहे हैं और ये फंड्स है, ये क्या है? देखिए, उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से एक हॉस्पिटल, उसको फंड्स मिलते हैं। एक आके बंदा फंड देता है कि दुनिया जहान के जिस मर्जी काम में लगा दो, मतलब कि उसने आपको आके जो डोनेशन दिए हैं, जो कंट्रीब्यूशन दिए हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, ये जो मैं ABC यहां पे लिखा, मैंने इनकम स्टेटमेंट में लिखा, मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में लिखा, यही बैलेंस शीट में उठ के आ जाएगा। ये ABC के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपको आके कोई फंड वगैरह देता है और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहता है जिस मर्जी काम में लगा लो जो आप कर रहे हैं, ओके। फिर एक और बंदा आके डोनेशन देता है, वो कहता है जी फलां काम पे लगा, उसने एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्ट किया है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर हॉस्पिटल वालों की आपस में मीटिंग होती है, वो कहते हैं कि यार 5 करोड़ पड़ा हुआ है, 2 करोड़ निकाल के फलां काम पे लगा दें। एक है कि बाहर से आपको आके डोनेशन मिली है, बाहर से, ये अंदर से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि फलां काम पे लगाए। यहाँ पे भी हो सकता है कि मीटिंग होती है, अंदर वाले लोग जो मैनेजमेंट के लोग हैं जी इतने पैसे साइड पे कर लेते हैं, फलां काम पे लगाएंगे, इसका मतलब है ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमारे पास फंड हो गए ABC, अब रह गया D। ये जहां जहां पे मैंने ABC लिखा है, बेसिकली वो ये फंड है। अब आ जाते हैं चौथे पे। चौथे पे अजीब तरह की एक रिस्ट्रिक्शन लगती है। एक बंदा आके फंड देता है, कहता है मेरे पैसे खत्म ना हो, वो कहता है इसको इन्वेस्ट करो, इस पे जो इनकम आएगी, इस पे जो इनकम आएगी इसको आपने यूज करना। मिसाल के तौर पे 100 रुपए का फंड दिया, 10 रुपए इनकम आ गई, वो कहते हैं 10 रुपए को आप यूज करो, इसको कहते हैं एंडोमेंट फंड।
ये मेरे पास ABCD बैलेंस शीट अगर आप फंड वाइज करते हैं, इसका मतलब जनरल फंड के नॉन करंट एसेट, करंट एसेट कितने हैं, ओपनिंग क्लोजिंग रिकंसिलिएशन क्या है, करंट नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट जनरल फंड के कौन कौन से इनकम है, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। इसी तरीके से चेंजेस इन नेट एसेट में जो जनरल फंड्स हैं उसका ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या है, दरमियान में क्या हुआ। इसी तरीके से बैलेंस शीट में आ जाएगा इक्विटी एंड रिजर्व्स में जो ABCD फंड्स आने थे ये वाले, क्योंकि इनका क्लोजिंग जाता है कहाँ पे, बैलेंस शीट में जाता है। तो ये हमारे पास ABCD फंड्स हैं 4। अगर आपको कहीं से डोनेशन मिलती है, रिस्ट्रिक्शन मिलती है, वो कहते हैं कि भाई जिस मर्जी काम में लगा है, जो आप नए काम कर रहे हैं कहीं पे भी लगा है, इसका मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरल फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है कि वो आपको डोनेशन देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, चंदा देते हैं, वो कहते हैं जी फलाने काम पे लगाना है। बाहर से जिस बंदे ने डोनेशन दी है उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अब अंदर में लोग बैठे हैं, वो मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए सरप्लस में, उसमें से इतने पैसे निकाल के साइड पे कर लेते हैं और उसको फलाने काम पे लगाएंगे। तो ये अंदर से बैठे हुए लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, इसको कहेंगे इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। दूसरा है, एक बंदा आके इन्वेस्टमेंट करता है, कहता है भाई पैसे नहीं खत्म होने चाहिए, वो फिर इस तरह का जो फंड है उसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो इनकम आते हैं इनकम को उस ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मजे की बात, लेट्स से मैंने जनरल फंड बना दिया, जिंदगी में एक दफा मुझे ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, ओके। फिर इनके इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं, कैसे, फिर लोग आएंगे रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जो थोड़ा बहुत चंदा देते रहते हैं, डोनेशन देते रहते हैं, इसको अकाउंटिंग में कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आता रहेगा, मिसाल के तौर पे कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा आ रहा है जिसपे उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हम उसको जनरल फंड में ऐड करते रहेंगे। बाहर से रिस्ट्रिक्शन वाले आ रहे हैं, इसमें मेन कैटेगरी हमारी ये हो गई, हो सकता है 4 तरह के हैं, मैं 4 अलग से कैटेगरीज बना लूंगा एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड में। इसी तरीके से इंटरनल में हो सकता है, मैंने 3 चीजें कर दी, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलती रहेगी, मैं इन फंड्स में ऐड करता रहूंगा, या इन फंड के अंदर हो सकता है अलग से एक हेड बनाना पड़ जाए। जी भाई, क्या समझ है, कुछ समझ तो नहीं आ रही। हेलो, तो यार आज से मरे पे हो, नहीं करना, खत्म कर दिया क्लास है। इज द क्लास, हेलो, यस सर, आज इसे डाउनलोड लग रहे हो, बस खत्म कर देना इस सुबह, क्या कहते हैं। ओके जी, अब हमारे पास एक बड़ी मेन चीज है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, एक बंदा रेगुलर हर महीने एक खास अमाउंट फिक्स अमाउंट पे करता है, खास फिक्स रेगुलर हर महीने बिना नगर। अच्छा, ठीक है रुका। अब इसके लिए ये एक वर्किंग है जिसपे लोग थोड़ा परेशान होते हैं। हम क्या करेंगे, कैश के बारे में याद रखें। इस साल जितना भी टोटल कैश
आया है वो यहाँ पे आ जाएगा। पहले हर चीज से साइड पे होके ये करना है, मतलब जब कैश की हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे। देन फिर सेकंड नंबर पे देखना है इसमें से कितना अगले साल पे। इसका मतलब पहला स्टेप क्या है कि टोटल कुल मिला के कितना कैश आया है, सारे का सारा इधर आ जाएगा टोटल। फिर इस टोटल में से कितना कैश ऐसा है जो अगले साल है, वो यहाँ पे आ जाएगा एडवांस का कैरेट। अब हर बंदा जो रेगुलर बेसिस पे पैसे दे रहा था, इस दफा कितने बंदों ने पैसे जमा नहीं कराए, एरियर रिसीवेबल। जब आप साल के एंड पे करें आपको पता लग जाता है कि कितने बंदों ने इस दफा पैसे जमा नहीं करवाए, उसका आप एरियर डाल देंगे। जैसे ही क्रेडिट कैरी डाउन है, इसी तरीके से पिछले साल के कैरी डाउन हो सकते हैं, तो उनके ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। अब कभी कभी ये भी होगा कि ये जो आपके रिसीवेबल आ रहे हैं इसमें से कुछ राइट ऑफ हो जाए, यार इनमें से तो कुछ भी नहीं मिलना। बैलेंस जब हम करेंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस आएगा। इनकम एंड एक्सपेंस, राइट ऑफ कैश, ये रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, राइट आपको बैलेंस करके है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और रिसीट एंड पेमेंट। कैश का रोला होता है टोटल कैश पहले यहाँ पे ले आए, ओके, इसमें से कितना अगले साल का कैरी डाउन हो जाएगा। हर साल, मतलब हर महीने हर साल जो बंदा रेगुलर पैसे देते हैं, इस दफा कितने लोगों से रिसीवेबल है जिन्होंने जमा नहीं करवाया, कैरी डाउन, ये 2 कैरी डाउन आ जाएगी। इसी तरीके से हर साल का कैरी डाउन अगले साल का ब्रॉड डाउन बन जाता है। ये मेरा सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट है। जी भाई, किसी को कोई इतराज? जी, कुछ आइटम्स हैं, इनके ट्रीटमेंट देखते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक हमारा सिनेरियो होता है, पैसे मिले, पैसे डेबिट करें और इनकम क्रेडिट कर दें। दूसरा क्या होता है, पैसे नहीं मिले बट उसने कमिट कर लिए, रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, इसका मतलब रिसीवेबल और बाद में रिसीव्ड होंगे। तीसरा, पैसे आपको पहले मिल जाते हैं बट आपने सर्विस नहीं दी, एडवांस, फिर एडवांस खत्म होगा और इनकम बन जाएगी। इट मीन्स हमारे पास 3 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं कि फौरन पैसे मिले, एरियर हो गए, एडवांस आ गए। ये मैं 3 बना रहा हूँ चीजें। अच्छा, इसमें क्या क्या फॉल करेगा, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी भी इन तीनों सिनेरियोस की तरह ट्रीट होगी। डोनेशन मिलती है वो भी ऐसे आ जाएगी, लेगेसी भी ऐसे आ जाएगी, ऑनरेरियम भी ऐसे होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम भी ऐसे होगी, रेंट भी ऐसे होगा, रॉयल्टी भी ऐसे होगी, डिविडेंड भी ऐसे होगा,
बिक्वेस्ट जैसे विल होती है वो भी ऐसे होगा। अच्छा, ये कुछ आइटम है जिनके हम ट्रीटमेंट इस तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारे पास हो गए इनकम वाले। फिर हम आते हैं एक्सपेंस के ऊपर। एक्सपेंस में हमें पता है एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट जब आप पे कर देते हो, एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट, पे नहीं हुए पेबल है, कभी कभी आप एडवांस में दे देते हैं तो ये एडवांस हो जाएगा। अगर गौर करें इसका 100% रिवर्स है और यहाँ पे क्या क्या चीज आती है, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसके अलावा कुछ मजीद चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे स्पेसिफिक अब मैं कुछ चीजें बताने लगा हूं, उनको अलग से ध्यान में रखना है। जैसे लाइफ मेंबरशिप फी है, इसके स्टैंडर्ड 3 ट्रीटमेंट बताता है। इन तीनों में से कोई एक भी चूज किया जा सकता है। जैसे पैसे आए और आप इनकम बना लें। दूसरा क्या है, पैसे ले लिए, लाइफ मेंबरशिप फी है ना, और इसको आप डेफर्ड रेवेन्यू कर लें। डेफर्ड रेवेन्यू को जितने लाइफ के लिए पैसे लिए हैं उस लाइफ पे डिवाइड करें, जो आंसर है डेफर्ड रेवेन्यू में से निकाल के इनकम बनाते जाएं। जैसे IAS 20 में डेफर्ड रेवेन्यू को ट्रीट करते हैं। फिर इसको एक अलग से फंड बना के रख लें। पैसे आए, फंड जितना यूज होता जा रहा है फंड में से निकालें और इनकम बना लें। इसमें से जो सजेस्टेड है वो ये डेफर्ड रेवेन्यू वाला है। ये मैंने एक स्पेसिफिक चीज बता दी कि लाइफ मेंबरशिप फी का अलग से एक सेटअप होता है। गवर्नमेंट ग्रांट बता चुका हूं। गवर्नमेंट ग्रांट भी अगर मिल गई है उसका भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा या रिसीवेबल होगी। अब हम कुछ मजीद एक दो छोटी मोटी चीजें देखते हैं। क्या है प्लेज? प्लेज वो कहता है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एक बंदा है वो कहता है जी बीमार हूं मैं और जब मैं मरूंगा चीजें ले लेना। रीजनेबल एश्योरेंस हो कि मिल जाएगा, उसके बाद
कोई डिपेंडेंसी ना हो, यानी कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस है कि मिल जाएगा और कोई डिपेंडेंसी ना हो। प्लेज में ये दो कंडीशन याद रखनी, फिर मिल जाए तो बैंक डेबिट, इनकम क्रेडिट, एसेट वगैरह है तो उसको भी देख लेते हैं। तो इट मींस प्लेज में इन दो बातों का ख्याल रखना है, ये जब तक दो पूरी ना हो आपने अकाउंटिंग नहीं करना। अगर किसी ने प्लेज करवा भी दिया, जब तक ये कंडीशंस पूरी ना हो आपने उसकी एंट्रीज वगैरह नहीं करनी, नोट वगैरह दे सकते हैं। फिर आपको मटेरियल मिलता है, एक मैंने लाइफ मेंबरशिप फी, प्लेज, मटेरियल, तीसरी चीज बता रहा हूं, मटेरियल मिलता है हमेशा इसको उस दिन क्या फेयर वैल्यू है, डेबिट करें, इनकम क्रेडिट करें। और मटेरियल अगर स्टॉक है तो हमें पता है कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये भी आपने करना होगा अगर ये मटेरियल आपको मिला है तो। देन जैसे ये मटेरियल मिला है, इसी तरीके से कोई एसेट मिल सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसको भी अगेन फेयर वैल्यू पे आप डेबिट करोगे, इनकम क्रेडिट कर दोगे। अब ये पूरे का पूरा आपको मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है, लेट 100 रुपए का है, आपने कितने पे किए हैं, 10 रुपए पे किए हैं, 90। 100 रुपए के आपने कितने पे किए हैं, 90, आप 90 पे एंट्री करेंगे। कभी कभी आपको थोड़े बहुत अगर पैसे पे करने पड़ते हैं तो आप फेयर वैल्यू में से उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब चूंकि ये एसेट है, मैं इसको डेप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। अब ये अगर आपको IS-20 याद हो, हुकूमत आपको ग्रांट भी दे सकती है और वो ट्रीटमेंट बता सकते थे, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। जब ग्रांट देती है तो IS-20 हम पूरा लगाएंगे, रीपेमेंट के सिनेरियोज भी हो सकते हैं। तो ये हमारे सामने आ जाता है एसेट। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि एसेट की ना जो लाइफ होती है, लेट से 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो बजाय इसके ये जो इनकम है इसको इनकम बनाए, इसको हमें डेफर्ड रेवेन्यू बनाना चाहिए। ताकि वो एसेट थोड़ा थोड़ा यूज होता रहे और वो जो मुझे मिला उसकी बेस पे मैं इनकम रिकॉर्ड करता रहूं।